हेलो बच्चा लोगों, डाउटेड बिहार बोर्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो मैं हूं अंजनी कुमार, आपका मैथ का टीचर, और आज हम लेकर आए हैं समांतर श्रेणी का वन शॉट लेक्चर। तो बेटा एक ही इस लेक्चर में, इस एक ही वीडियो में आपका पूरा समांतर श्रेणी कवर किया जाएगा। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन चैप्टर समांतर श्रेणी। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा क्या करना है कि हमें समांतर श्रेणी जो चैप्टर है उसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो समांतर श्रेणी में सबसे पहले जानेंगे कि भैया कि समांतर श्रेणी आपका होता क्या है। ठीक है, उसके बाद समांतर श्रेणी में हम लोग जानेंगे कि पद क्या होते हैं, अंतिम पद क्या होता है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, समांतर श्रेणी का सारवंतर क्या होता है, और समांतर श्रेणी में परिमित और अपरिमित श्रेणी क्या होती है। तो ये सभी चीजें आज के हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे। एक ही शॉट में यानी एक ही लेक्चर में ये पूरा समांतर श्रेणी कवर किया जाएगा, जिसमें से हम आपको बताएंगे भी और प्लस इसके एक्सप्लेन भी करेंगे समांतर श्रेणी, और इस पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो चलो भाई सभी लोग एक बार जल्दी से आ जाओ और शेयर कर दो इस क्लास को अपने सभी मित्रों में कि सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर में आपका पूरा समांतर श्रेणी कवर होने वाला है। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो कि आधारित है समांतर श्रेणी पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली कि भाई समांतर श्रेणी में हम लोग बात करेंगे आज सारवंतर की, पद की, और परिमित श्रेणी क्या होती है, अपरिमित समांतर श्रेणी क्या होती है, व्यापक रूप समांतर श्रेणी का क्या होता है। ठीक है, और अंतिम पद, और इसके अलावा हम लोग समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलो भाई बढ़ते हैं फिर आगे समांतर श्रेणी के बारे में। अब समांतर श्रेणी है क्या। तो जैसे कि आप लोग देखो एक बात बता कि डेली लाइफ में आप लोग देखते हो कि कुछ चीजें पैटर्न बेस्ड होती हैं, पैटर्न पर आधारित होती हैं। तो पैटर्न का आधारित का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको फर्श पे टाइल्स लगे होते हैं। अब टाइल्स में कुछ आकृतियां होती हैं, तो आप देखते हो कि वो आकृति एक के बाद एक जुड़ती चली जाती है, यानी कि आप उस पर पता लगा लेते हो कि जो अगली टाइल्स है वो किस तरह लगाई जानी चाहिए ताकि एक सीक्वेंस बन जाए एक टाइल्स का। ठीक है, तो ये पैटर्न जिस तरह से इस पर होता है उसी तरह नंबर का भी पैटर्न होता है, यानी संख्याओं का भी पैटर्न होता है। ठीक है, तो संख्याओं का पैटर्न क्या होता है, चलिए देखते हैं। कि सबसे पहले देखो एक ये आपको मैंने पैटर्न दिखाया। ठीक है, ये एक पैटर्न है जिसमें क्या है, एक संख्या 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। अब बताओ यार कि अब 9 के बाद क्या है कि आप लोग बता पाओगे, बिल्कुल बता लोगे कि जैसे ही आपने देखा ये पैटर्न बना रही है, ये एक पैटर्न बना रही है, क्या इसमें +2 हो रहा है, फिर अगली संख्या आ रही है इसमें +2 हो रहा है, फिर अगली संख्या आ रही है इसमें भी +2 हो रहा है। तो मतलब जो अगली संख्या आएगी वो +2 होगा तो ये 11 आ जाएगी, फिर इसके बाद जो संख्या आएगी इसमें बेटा +2 होगा और ये 13 हो जाएगी, उसके बाद ये फिर से +2 15 है। ठीक है, इस तरह से ये सीक्वेंस आपका लगातार चल रहा है। ठीक है, तो मतलब आप बता सकते हो भैया कि आगे कौन कौन सी संख्या आने वाली है। तो ये एक पैटर्न है। ठीक है, और ये जो नंबर्स हैं, इस नंबर के पैटर्न को हम लोग बोलते हैं श्रृंखला या श्रेणी। क्या बोलते हैं, श्रृंखला या श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, अब हम एक और पैटर्न की अध्ययन करते हैं। दूसरा पैटर्न बेटा ये है, तो इसमें देखो आप क्या देख रहे हो, ये 20 है, ये 18 है, ये 16 है, तो फिर आगे क्या आएगा बताओ, कमेंट करके बताओ भाई कि आगे क्या आएगा। आगे देखो बेटा क्या आने वाला है, 14 आने वाला है, 14 के बाद क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, फिर 10 8 6 4 2, इसी तरह से लगातार ये पैटर्न ये भी चलता रहेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे माइनस का 2 ऐड हो रहा है। ठीक है, यानी कि माइनस का 2 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हम एक और पैटर्न की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें भी देखो कुछ भी नहीं परिवर्तन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें प्रत्येक नंबर पे 0 ऐड हो रहा है। ठीक है, हम कह सकते हैं ना कि इसमें अगर हम दो इनकी बात करें तो ये कैसे आया, इसमें बेटा आएगा ये प्लस का 0 हो गए। ठीक है, उसी तरह ये क्या आ जाएगा, प्लस का 0 हो गए। ठीक है, लगातार, तो ऐसे ये सिक्वेंस चलता रहता है लगातार। ठीक है, तो इनमें आप लोग देख रहे होगे कि ये जितने भी पैटर्न बन रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या देखा कि भैया कुछ ना कुछ हम तुरंत पहचान पा रहे हैं कि आगे वाली संख्या क्या होने वाली। ठीक है, उसी तरह और भी कुछ पैटर्न है, जैसे कि आ रही है 5 6 8 11 15 20 26। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 और 1 6, 1 जुड़ रहा है, 6 2 8 जुड़ रहा है, 8 के बाद 11 3 4 जुड़ेगा, फिर 5, ये भी एक पैटर्न है आपका। ठीक है, तो एक पैटर्न यहाँ पे ये भी है, इसमें लगातार जो संख्याएं जुड़ रही हैं वो बेटा क्या हो रही है, +1, ये हो रही है +2, और ये हो रही है +3। ठीक है, ये हो रही है प्लस का 4। ठीक है, इस तरह से संख्याएं चल रही हैं। फिर उसके बाद देखो एक और पैटर्न आ गया है ना, एक और पैटर्न आ गया, क्या हो रहा है यहाँ पे, 3 6 12 24। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई पैटर्न तो बन ही रहा होगा। ठीक है, क्लियर। ठीक, तो आपने देखो यहाँ पे कितने सारे पैटर्न देखे, 1 2 3 4 5।
तो अब इन पांचों पैटर्न में, पांचों श्रृंखलाएं में, पांचों संख्याओं की श्रृंखला में अब समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? ठीक है, समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट क्या है? तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, चलिए जानते हैं। तो बेटा समांतर श्रेणी में देखो क्या होता है, एक समांतर श्रेणी एक ऐसी संख्याओं की सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद, यानी कि प्रत्येक पद अपने, यानी प्रत्येक पद में जिसमें से अपने प्रथम पद को छोड़कर, अगर हम पहला पद छोड़ दें उसके बाद के जितने भी पद होंगे उन सभी में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, अब जैसे कि अब बताओ, अब ये डेफिनेशन देख के ये बताओ इसमें कौन कौन सी श्रेणियां समांतर श्रेणी है? तो सभी श्रृंखला, कोई ना कोई श्रृंखला किसी भी ना किसी टाइप की ये श्रृंखला है, लेकिन इसमें समांतर श्रेणी कौन सी है ये आपको बताना है। तो समांतर श्रेणी कौन होगी ये बात पता करने के लिए हमें इस परिभाषा पे ध्यान देना है। ऐसी श्रृंखला या ऐसी संख्याओं की सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने से पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। एक निश्चित, ठीक है, एक निश्चित संख्या का मतलब क्या होगा कि इसके प्रत्येक पद, जैसे 5 है तो 5 में 3 कैसे आया, उससे पूर्व पद में 2 जोड़ के। उसी तरह 7 में जो 5 आएगा वो कैसे, 2 जोड़ के। तो यानी कि एक निश्चित संख्या जो जोड़ी जा रही है वो प्रत्येक पद में वो क्या हो रही है, 2। यानी कि हमेशा जो आगे वाली संख्या जो आएगी वो 2-2 जुड़ते हुए आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो पहली श्रृंखला है ये आपकी बनाती है समांतर श्रेणी। ठीक है, अब आगे वाली बात ध्यान देनी है। देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो संख्या जो जोड़ी जाती है ये आपका सार्वंतर कहलाती है। ठीक है, सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस। अब ये सार्वंतर जो है ना, ये धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ये 3 चीज ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सार्वंतर पॉजिटिव यानी धनात्मक होना चाहिए। तो सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो मतलब अगर हम इसकी बात करें तो ये भी हमारी समांतर श्रेणी है। दूसरी वाली में देखो क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। ठीक है, ये -2 है, ये -2 है, मतलब -2 जोड़ा जा रहा है। देखो 2 घटाने का मतलब होता है -2 जोड़ना। बात एक ही है। हम आपसे कहें कि 5 में 2 घटा दो तब भी 3 आएगा, हम आपसे कहें 5 में -2 जोड़ दो तब भी तो 3 आएगा। तो हम एक तरह से बात करते हैं कि हमेशा क्या सार्वंतर जोड़ा जाता है, और सार्वंतर जो होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो उसी तरह से अगली जो संख्या है इसमें 0 जोड़ा जा रहा है। तो ये तीनों ऊपर की जो श्रेणियां आपको हैं ये समांतर श्रेणी है। अब क्वेश्चन इससे बहुत आते हैं, बस यही तीनों, बहुत थोड़ा सा फर्क है। कभी कभी ये आ जाती है सीरीज और ऑप्शन में, और पूछा जाता है इनमें से कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है, तो काफ़ी बच्चे इस पर भी टिक कर देते हैं कि ये, जबकि ये समांतर श्रेणी है। क्यों है? क्योंकि इसमें 0 जोड़ा जा रहा है, इसमें प्रत्येक पद में 0 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, 5 है, 5 में 0 जोड़ा गया, फिर 5 मिला, फिर 0 जोड़ा गया। तो इस तरह की जो सीरीज या श्रेणी है ये भी समांतर श्रेणी की कैटेगरी में आती है। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, तो चलो आपने अभी तक ये सीख लिया कि भाई समांतर श्रेणी क्या है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे समांतर श्रेणी पे आधारित कुछ व्यापक रूप की, कि भाई व्यापक रूप क्या है। अब एक चीज आपने देखी, अगर हम यहां पे देखो क्या करें, मान लें, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a1 बराबर a है। ठीक है, प्रथम पद a1 बराबर a है तथा सार्वंतर क्या है, d है। अब सार्वंतर तो जानते हो जो जुड़ता है। तो इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार प्राप्त समांतर श्रेणी के पद क्रमशः होंगे। ठीक है, तो क्या होंगे? तो यहां पे देखो क्या होगा, यहां पे हम बात करते हैं तो यहां पे बेटा हमें प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद a1 बराबर क्या मिलेगा, a मिल जाएगा। ठीक है, मिलेगा a कि नहीं मिलेगा। उसी प्रकार अगर हम द्वितीय पद की बात करें तो द्वितीय पद a2 बराबर बेटा हमें क्या मिल जाएगा, a2 बराबर हमें मिल जाएगा a प्लस d, क्योंकि सार्वंतर द्वितीय पद में पूर्व पद में सार्वंतर जुड़ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार हम आगे बात करें तो तृतीय पद बेटा हमें क्या मिलेगा, तृतीय पद a3 हमें क्या मिल जाएगा,
A3 मिलेगा अगर हम इसमें और डी जोड़ दें, यानी कि A प्लस डी में अगर हम डी जोड़ दें तो हमें मिल जाता है A प्लस 2D। ठीक है, तो डॉट 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 अगर हम आगे बढ़ते हैं लगातार तो हमें आखिरी में nवां पद अगर की बात करें तो nवां पद क्या मिल जाएगा, nवां पद an बराबर हमें मिल जाता है बेटा क्या, A प्लस n-1D। ठीक है, इस तरह से हमें मिलते रहते हैं। तो अगर हम बात करें तो इनका व्यापक रूप बेटा क्या हो जाएगा, तो व्यापक रूप की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हो A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, इस तरह से हमें एक सीरीज मिल जाती है, एक श्रृंखला मिल जाती है समांतर श्रेणी की। तो समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होगा वो बेटा क्या होगा, ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होगा वो क्या होगा, तो इस तरह से हमें समांतर श्रेणी मिल जाएगी A प्लस डी, A प्लस 2D, ठीक है, उसी तरह A प्लस 3D और इस तरह से। ठीक है, तो ये जो श्रेणी हमें मिलती है इसको कहते हैं बेटा किसी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहते हैं। ठीक है, ये जो कहलाती है ये आपका कहलाएगी व्यापक रूप। अब व्यापक रूप बच्चे पूछेंगे ये व्यापक रूप है क्या, व्यापक रूप का मतलब बेटा होता है जनरल फॉर्म, नॉर्मल लिखने का तरीका, कि अगर आपको कोई बताना है किसी को कि समांतर श्रेणी किस तरह के मतलब किस तरह के फॉर्मेट में होती है या क्या रूप में होती है, तो भैया आपको अगर हम बता दें कि प्रथम पद A है और सार्वंतर D है तो समांतर श्रेणी कौन सा होगी, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस तरह से ही तो बताओगे ना। तो इसी को लिखने के तरीकों के यानी कि समांतर श्रेणी के लिखने के रूप को हम लोग बोल देते हैं व्यापक रूप, मतलब जनरल फॉर्म। इस तरह से समांतर श्रेणी को हम व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें समझ ली आपने समांतर श्रेणी में। अब बात आती है बेटा परिमित और अपरिमित। परिमित का मतलब फिनिट, यानी कि किसी समांतर श्रेणी के अगर टर्म यानी कि पद, जैसे अब है क्या समांतर श्रेणी के बेटा पद कहलाते हैं। ये है प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद, तो ये समांतर श्रेणी के पद कहलाते हैं। इस समांतर श्रेणी में जो अंतिम पद होगा वो कुछ होगा। ठीक है, अब जो परिमित होती है सीरीज, यानी कि परिमित जो श्रेणी होती है उसमें जो अंतिम पद होता है वो नहीं डिफाइन होता, वो लगातार चलती रहती है, यानी कभी खत्म नहीं होती है, वो होती है अपरिमित श्रेणी। और जिनमें एक अंतिम पद आपको दे दिया जाए, जैसे हम यहाँ पे लिख दें, कुछ लास्ट में लिख दें A प्लस n-1D। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये श्रेणी जो है ना परिमित हो जाती है, क्योंकि हमें लास्ट पद पता है कि लास्ट इसका पद जो अंतिम पद जो होगा वो कुछ है, तो वो श्रेणी जो है आपकी परिमित हो जाती है। परिमित मतलब जिसकी एक लिमिट है, जिसकी एक सीमा है, बस उसके बाहर नहीं। और अपरिमित लगातार कोई सीमा नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो समांतर श्रेणी बेसिकली आप समझ चुके हो कि समांतर श्रेणी है क्या, जिसमें समांतर श्रेणी में ये प्रथम पद होता है, ये सार्वंतर होता है D, और इसमें n पद हो सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो आगे अब हम लोग बता करेंगे अभ्यास प्रश्न से। ये आपके अभ्यास प्रश्न है और ये आपके कई बार इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू आपसे बोर्ड में पूछे भी गए। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में कौन से समांतर श्रेणी में नहीं है, यदि इनमें से कोई समांतर श्रेणी है तो उसके अगले दो पद लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करनी है समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो उसके लिए देखो क्या करना है। अगर हम इस श्रेणी की बात करें तो इस श्रेणी में बेटा क्या है, 4 है, 10 है, 16 है और 22 है। तो समांतर श्रेणी में डेफिनेशन से आपको क्या पता लगा, समांतर श्रेणी कौन सी श्रेणी होती है, ऐसी श्रेणी जिसमें सार्वंतर बराबर होना चाहिए, यानी कि उत्तरोत्तर पद का जो अंतर है वो सभी में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ यानी कि अगर यहाँ पे हम बात करें तो 10 - 4 बराबर होना चाहिए 16 - 10 बराबर होना चाहिए 22 - 16। क्या ये बराबर है, क्या ये बराबर है? हाँ जी बिल्कुल बराबर है। ये जो सभी हैं वो 6 के बराबर आ रहे हैं। ठीक है, ये सभी 6 के बराबर आ रहे हैं, तो मतलब ये जो श्रेणी है आपकी वो क्या है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। और इसके अगले दो पद लिखने हैं तो आप लिख सकते हो, इसमें +6 जोड़ के ये आपका 28 आ जाएगा, और इसमें +6 जोड़ दोगे तो ये आपका 34 आ जाएगा। तो इसके ये दो पद जो हैं 28 और 34 हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। ये सिर्फ समझाने के लिए अभी है, आपको समांतर श्रेणी समझाने के लिए। ठीक है, अभी इसके क्वेश्चन हम लोग आगे लगाएंगे, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं हम आगे देखेंगे। अब आगे बात है कि अब इस श्रेणी में पता लगाओ। बताओ भाई सभी बच्चा लोग कि ये क्या, ये दूसरे नंबर की जो श्रेणी आप देख रहे हो क्या ये समांतर श्रेणी है? बताओ भाई क्या ये समांतर श्रेणी है?
अब देखो यहाँ पे अंतर देखते हैं, सबसे पहले इनके बीच का अंतर देखते हैं। इसके बीच का अंतर कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। अब -2 अंतर आया कैसे, हमने -1 से 1 को घटा दिया। अब माइनस यानी ऋणात्मक ऋण 1 से अगर हम 1 घटा देंगे तो हमें ऋण का 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऋण 2 सार्वंतर आ गया। आगे उसी के बात करते हैं बेटा इसमें फिर से, तो फिर से ये -2 हो रहा है और फिर से ये -2 हो रहा है, ठीक है। तो अगले दो पद बेटा कौन से आ जाएंगे, -7 आ जाएगा और -9 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, ये भी समांतर श्रेणी में है। और क्यों समांतर श्रेणी में, क्योंकि इनका सार्वंतर जो है वो -2 है, ठीक है। अगर सभी पदों का सार्वंतर अलग अलग आ रहा है तो ऐसी श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं हो सकती है। क्लियर। आगे बात करें -2 2 फिर -2 2, तो ये भाई समांतर श्रेणी में है, पता लगाओ। तो देखो इनका अंतर कितना आ रहा है, इनका अंतर आ रहा है +4 का, ठीक है। फिर इनका अंतर कितना आ रहा है, -4 का। फिर इनका अंतर कितना आ रहा है, +4। फिर इनका अंतर कितना आ रहा है, -4। तो +4 -4 +4 -4, यानी कि इनका सार्वंतर जो है बदल रहा है लगातार, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। अगली श्रेणी की अगर हम बात करें तो बेटा अगली श्रेणी की बात क्या है, यहां पे अगर हम देखें 1 1 0 अंतर है, फिर 0 अंतर है, फिर +1 अंतर है, फिर 0 अंतर है, फिर 0 अंतर है। तो इस तरह से अंतर आ रहा है, तो मतलब जैसे ही अंतर बदल जाए तो समझ जाओ उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है और ये आपकी समांतर श्रेणी नहीं होगी, क्योंकि इसमें सार्वंतर जो है वो बदल रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए जिनके a बराबर -5 और d बराबर -3 दिए गए, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखना है कि अगर समांतर श्रेणी जिनके मान, प्रथम पद बेटा क्या दिया गया है, a बराबर -5 और d बराबर -3 है। तो भैया क्या है, प्रथम पद तो आपको दे दिया गया है, प्रथम पद बराबर क्या दिया गया है, -5, ठीक है। तो बताओ भाई द्वितीय पद क्या होगा, द्वितीय पद क्या होगा, द्वितीय पद बेटा क्या हो जाएगा, -5 में सार्वंतर d ऐड कर लो, यानी कि a + d, जो कि आपका हो जाएगा, a आपको दिया गया है बेटा -5 और फिर से प्लस और ये आपका -3, तो यहां पे बेटा आपका आ जाएगा -8, ठीक है। द्वितीय पद ये आ गया। इसी प्रकार अगर हम तृतीय पद की बात करें तो तृतीय पद में देखो दो चीजें हैं, द्वितीय पद में सार्वंतर जोड़ दो, ठीक है, या फिर a + 2d लिख दो। तो द्वितीय पद बेटा क्या होता है, सॉरी तृतीय पद क्या होता है, a + 2d होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, -5 + 2 गुणा -3, तो ये क्या आ जाएगा, 3 दूना 6, माइनस का 5, ये आ जाएगा -11, ठीक है। तो आपसे 3 पद लिखने को बोला, तो ये तीनों पद हैं, प्रथम पद -5, द्वितीय पद -8 और तृतीय पद हो जाएगा -11, ठीक है। यही लिखना था ना, समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए, तो ये प्रथम 3 पद हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय। क्लियर, ठीक है। चलो तो लिख सकते हो आगे कि भैया प्रथम द्वितीय तृतीय पद ये आपको दिए गए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है कि a, b और c के ऐसे मान ज्ञात कीजिए कि संख्याएं a, 7, b, 23, c एक समांतर श्रेणी में है। अब आपसे देखो बेटा ये दे दिया कि ये समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में है तो इसमें एक चीज तो आपको मिल जाएगी, वो क्या होगी कि अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसका मतलब क्या होगा कि 7 - a बराबर होगा b - 7 के, बराबर होगा 23 - b के, बराबर होगा c - 23 के, ठीक है, क्योंकि इन सभी में सार्वंतर जो होगा वो बराबर होगा। चलो देखते हैं भाई, चल देखते हैं। ठीक है, तो संख्याएं ये दी गई हैं, ठीक है। हल, अब संख्याएं क्या हैं आपकी, a, 7, b, 23, c यदि समांतर श्रेणी में है, यदि समांतर श्रेणी में है, ठीक है, समांतर श्रेणी में है तो क्या होगा भाई, तो आपका हो जाएगा 7 - a बराबर होगा बेटा किसके, b - 7 के, पहली इक्वेशन, ठीक है। उसी तरह बेटा आपका क्या होगा, जो b - 7 है, ठीक है, अगर हम आगे बढ़ें, आगे देखते हैं क्या है कि 7 - a बराबर हो गया b - 7 के, तो b - 7 बराबर होगा
23 माइनस बी के। ठीक है, तो यहां पे बेटा बात करें तो b माइनस 7 जो होगा बराबर होगा किसके, 23 माइनस बी के। समीकरण नंबर 2। तो अगर बेटा हम इसे सॉल्व कर लें तो ये वाला b इधर आ जाएगा, तो ये बेटा आपका हो जाएगा 2b बराबर, ये 7 उधर चला जाएगा, हो जाएगा 23 प्लस 7। ठीक है, तो यहां से बेटा b की जो मान आ जाएगा वो कितना जाएगा, b बराबर कितना जाएगा, 23 7 30 बटा 2 यानी कि 15। ठीक है, तो एक चीज तो हमें मिल गई भैया, जो b का मान था, b का मान तो हमें मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली बात क्या है कि भैया जो यहाँ पे बात करते 23 माइनस बी बराबर होगा c माइनस 23 के। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बात करते हैं क्या कि 23 माइनस बी बराबर होगा c माइनस 23 के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो b की वैल्यू रखने, यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण, इसको हम बोल देते हैं 3। ठीक है, या हाँ, तो यहाँ पे बोल देते हैं समीकरण 4 में b का मान रखने पर, b का मान रखने पर। ठीक है, तो अब यार इतना तो आप ही कर सकते हो ना, b का मान रखोगे क्या आ जाएगा, 23 माइनस 15 बराबर आ जाएगा c माइनस 23। ठीक है, तो 23 बेटा यहाँ आ जाएगा 46 हो जाएगा, तो c बराबर बेटा क्या आ जाएगा, 46 माइनस 15। तो c की बेटा मान क्या आ जाएगा, c का मान आज का आ जाएगा 6 से 5 गए 1 और 4 से 1 गए 3। तो बेटा c का मान आ गया आपका 23। तो यानी कि आपका b का मान आ गया 15 8 23 और 23 और 8 31। ठीक है, अब उसी तरह से अब आपको तो सार्वंतर भी पता चल गया होगा। अब हम निकालते हैं a का मान, तो यहां पे हम रख देते हैं भैया b का मान समीकरण 1 में रख दो। b का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, b का मान समीकरण 1 में रख दो तो क्या आ जाएगा, 7 माइनस a बराबर 15 माइनस 7। तो क्या आ जाएगा भाई, माइनस a बराबर आ जाएगा 7 माइनस a बराबर आ जाएगा 15 से 7 घटा दो कितना बचेगा, 15 से 7 घटा दो 8। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से बेटा जो a बराबर आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस a बराबर आ जाएगा, ये 7 जो है उधर जाएगा तो 8 माइनस 7 1 आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। ठीक है, a की वैल्यू आ गई माइनस के। अब यहाँ पे देखो इनकी मान रख के देखो क्या ये समांतर श्रेणी में है, तो a की वैल्यू माइनस 1 है, 7 है, b की वैल्यू 15 है, 23 है और c की वैल्यू जो है 31 है। तो देखो क्या हो रहा है, 8 जुड़ रहा है, इसमें भी 8 जुड़ रहा है, इसमें भी 8 जुड़ रहा है, इसमें भी 8 जुड़ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी में है। अतः हमारा जो आंसर आए हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा करना है। ये मैंने इक्वेशन बना दी, क्योंकि अगर समांतर श्रेणी में है तो ये होगा, और यहां से हमें b की वैल्यू मिल जाती है। b की वैल्यू हमने एक बार 3 में रखी और एक बार इक्वेशन फर्स्ट में रख दी। ठीक है, तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, देखो समांतर श्रेणी में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आपके। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे आधारित हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगेगा क्योंकि फार्मूला इसमें सिर्फ 3 है, इन 3 फार्मूला के अलावा समांतर श्रेणी में कुछ नहीं है, बाकी सभी चीजें जो है ना आपके लॉजिक पे डिपेंड करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। तो अब हम बात करते हैं एपी के nवें पद के बारे में, कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि भैया एक सीरीज दे दी गई कि किसी श्रेणी का प्रथम पद a है और द्वितीय पद d है, तो उस सीरीज का, उस श्रेणी का nवां पद क्या होगा। अगर आपसे ये पूछ दिया जाता है तो कैसे आप निकालोगे, तो उसके लिए चलो देखते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं, हम मानते हैं माना किसी समांतर श्रेणी का, माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a1 बराबर a है। ठीक है, तथा सार्वअंतर d है। ठीक है, प्रथम पद जो है वो a है और सार्वअंतर जो है आपका वो d है। तो अगर d है तो अब हम एक टेबल बना के आपको बताते हैं कि किस तरह से हम nवां पद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी रही है टेबल। तो हम लोग यहाँ पे बेटा लिख देते हैं, ये हमारा प्रथम पद है, ये द्वितीय पद a2 है, तृतीय पद a3 है और चतुर्थ पद आपका a4 है, और इसी तरह आपका nवां पद जो है वो an होगा। ठीक है, क्लियर। चलो, अगर हम प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद बेटा हमको दे दिया गया है, प्रथम पद हमको दिया गया है a।
दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद बेटा क्या होगा, दूसरा पद आपका पता क्या होगा, दूसरा पद आपका होगा a में d को जोड़ देते हैं। व्यापक रूप की अगर हम बात करें तो यही है। उसी प्रकार बेटा जो तीसरा पद होता है वो दूसरे पद में हम d जोड़ दें तो यानी कि हो जाएगा a प्लस डी, तो ये हमें मिल जाएगा a प्लस 2d। ठीक है, क्लियर। उसी तरह अगर a4 यानी चौथे पद की बात करें तो चौथे पद में बेटा क्या होगा, a प्लस 2d। ठीक है, यानी तीसरे पद में हमने d जोड़ दिया तो हमें बेटा मिल जाएगा a प्लस 3d। ठीक है, क्लियर। उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे nवें पद के बारे में तो nवें पद में देखो क्या होगा, अभी हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे एक लॉजिक देखते हैं। लॉजिक देखो क्या है कि ये प्रथम पद a है, ठीक है, ये a लिख दिया। द्वितीय पद a प्लस 2d है तो हम इसको a प्लस 1d लिख सकते हैं। ठीक है, 1d का मतलब देखो क्या होता है, हम इसे एक चीज और लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे d है, अब d को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू डी। उसी तरह बेटा आप तीसरे पद को बेटा क्या लिख सकते हैं, 2d लिखा हुआ तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब उसी तरह चौथे पद को बेटा क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। आप लोग देखो एक चीज देख रहे होगे कि दूसरा पद है तो 2 यहां पे लिखा हुआ 2 माइनस 1 इंटू डी, तीसरा पद है तो 3 माइनस 1 इंटू डी लिखा हुआ, चौथा पद है तो 4 माइनस 1 इंटू डी लिखा हुआ। तो उसी तरह सिमिलरली आपका जो an हो जाएगा वो an क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बताओ कोई डाउट, कोई क्वेश्चन। देखो यहाँ पे सीधे सीधे प्रथम पद a है, द्वितीय पद अगर a प्लस 1d है तो 1d को हमने 2 माइनस 1 इंटू डी लिख रहे हैं क्योंकि a2 है, तो a2 बराबर हो रहा है 2 माइनस 1, 3 बराबर हो रहा है 3 माइनस 1, 4 बराबर हो रहा है 4 माइनस 1, तो यहाँ पे n बराबर क्या, n की जगह क्या लिख देंगे, n माइनस 1। ठीक है, तो यहां से बेटा आपको क्या मिलता है कि भैया अगर किसी श्रेणी का प्रथम पद जो आपका a है और तथा सार्वंतर अगर आपका d है तो यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला मिल जाएगा an बराबर मिल जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये आपका nवां पद होगा। अब यहाँ पे जो देखो छोटा सा n लिखा हुआ ये यहाँ पे आपस में गुणा नहीं है, काफी बच्चे गुणा भी समझ सकते हैं, तो भाई उनके लिए बता दूं कि जैसे अगर हमने बोल दिया कि भाई ये किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है तो उसके 20वें पद का मान बताओ, तो बच्चे क्या करेंगे, an होता है तो 20 पंचे 100 कर दें, बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो an होगा वो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। तो अगर आपको nवां पद निकालना है तो आपको दो चीजें जरूरत पड़ेंगी, एक तो प्रथम पद और दूसरा उसका सार्वंतर। ठीक है, अगर ये दो चीजें पता है तो आप कोई भी जो n की संख्या दी जाएगी आप आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये फॉर्मूला भी आपको याद हो जाए, दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए। चलो, अब समांतर श्रेणी आती बेटा 2 7 12 का 10वां पद याद कीजिए। बताओ भाई, खुद से करके बताओ, कमेंट करो कि भैया 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा। बहुत आसान सी चीज है। तो यहां पे देखो हम देखते हैं करना कैसे है। हल, तो यहां पे बेटा आपको दिया क्या क्या गया है वो देख लेते हैं एक बार। यहां पे प्रथम पद a1 बराबर दिया है आपको 2। ठीक है, प्रथम पद a1 या a कहते हैं उसे। ठीक है, प्रथम पद a1 बराबर 2 दिया है। सार्वंतर देखो बेटा क्या हो रहा है, सार्वंतर बराबर क्या हो रहा है, a2 माइनस a1 कर लेते हैं तो सार्वंतर आपको हो जाएगा 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 यानी कि 5। ठीक है, तो ये सार्वंतर जो है वो d बराबर दिया गया। अब यहां पे हम लोग लिखते हैं भाई कि हम जानते हैं कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, ठीक है, समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, nवां पद an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपसे पूछा गया है 10वां पद, तो 10वां पद का मतलब देखो क्या हुआ, 10वां पद का मतलब हुआ a10 आपको निकालना है। तो जहां पे मतलब n लिखा है वहां आपको 10 लिख देना है। तो भैया a का मान कितना दिया गया है 2 प्लस n माइनस 1 क्या है 10 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना दिया गया है 5। तो बेटा आपका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 प्लस 45। ठीक है, बराबर 47 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
47 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो बहुत आसान से क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो प्रथम पद आपका दिया था, डी आपने निकाल लिया इस सीरीज से, क्योंकि किसी भी दो पदों का अंतर आपका सार्वंतर कहलाता है, और समांतर श्रेणी का nवां पद आप जानते हो। ये है आपका तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लिखना कैसे है, हल कैसे करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। क्लियर सभी को? आगे बढ़ते हैं भाई। आगे भैया है कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। बताओ भाई कैसे करोगे? तो यही तो है, देखो फार्मूले तो आपने पढ़े हैं उतने ही, जैसे कि अभी तक एक फार्मूला आपके पास आया क्या कि एन ए एन यानी nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपने पढ़ा हुआ। ठीक है, अब आपसे पूछ दिया कि जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है, तो बताओ भाई वो समांतर श्रेणी बतानी है आपको। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करनी, कैसे हल करोगे? हल कैसे करोगे भैया? तो चलो भाई देखते हैं इसको हल करने का क्या तरीका है, और जिसको भाई आ गया है वो कमेंट कर सकता है कि हाँ जी सर हमें आ गया। ठीक है, हल। अब यहां पे देखो करना क्या है आपको कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a1 बराबर है a। ठीक है, तथा दो ही चीज माननी होती हैं, एक प्रथम पद और दूसरा सार्वंतर। पूरी समांतर श्रेणी इसी पर आधारित है। समांतर श्रेणी का सार्वंतर बराबर हमने मान लिया है वो है d। ठीक है, ये d मान ली, दो चीजें मान ली। ठीक है, अब करना क्या है कि पांचवां पद और सातवां पद दिया है। ठीक है, तो क्या है, तीसरा पद और सातवां पद दिया, तीसरा पद दिया ये है। तो हम बात करते हैं कि भैया यहाँ पे दिया क्या है, दिया है क्या, दिया भाई आपको बेटा दिया गया है कि तीसरा पद यानी कि a3 बराबर 5 दिया गया है, और a5 बराबर आपको दिया गया है, सॉरी a7 दिया गया, सातवां पद है ना, तो सातवां पद जो है वो a7 होगा। a7 बराबर दिया गया है आपको 9। ये दो चीजें आपको दी गई हैं, लेकिन भैया हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि nवां पद an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहां से देखो हम बात करते हैं, तो यानी a3, तो a3 बराबर बेटा क्या हो जाएगा, a3 बराबर आपका हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर आपका दिया गया है 5। ठीक है, उसी तरह बेटा आपको a5 बराबर आपको क्या दिया गया है, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी बराबर दिया गया है 9। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? तो यहां से हम इनको अगर सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे देखो मिल जाएगा क्या, a प्लस 2d बराबर 5, a प्लस 2d बराबर 5 इक्वेशन मानते हैं फर्स्ट। उसके बाद मिलता है हमें a प्लस 4d बराबर 9, इक्वेशन मिलती है 2। तो समीकरण 2 से 1 घटाने पर, तो समीकरण 2 से 1 घटाने पर हमें क्या मिल जाएगा कि भाई a से कैंसिल हो जाएंगे, 4d माइनस 2d मिल जाएगा 2d बराबर 9 माइनस 5 मिल जाएगा 4। तो d का मान बेटा हमें मिल जाता है 2। ठीक है, अब d का मान किसी एक समीकरण में रख दो, आपको a मिल जाएगा। तो यहां पे लिखते हैं भैया d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान समीकरण 1 में रखोगे तो क्या मिल जाएगा भैया, a प्लस 2 इंटू 1 बराबर 5। तो भाई a का मान क्या मिल जाएगा, 3। a का मान बेटा आपको क्या मिल गया, 3। पूछा आपसे क्या गया, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी बेटा क्या होती है, ठीक है, तो समांतर श्रेणी यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे देखते हैं। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप की बात करते हैं, तो समांतर श्रेणी हमारी क्या होती है, a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये होती है। तो बस लिख देते हैं a का मान कितना निकला, 3 कॉमा 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, 2 ही तो आया है, हाँ 5 का आया 7 9।
डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये सब पूछा गया समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, ऐसा था नहीं कितने पदों तक, तो जब ऐसा नहीं दिया है तो आप लिख सकते हो 3 5 7 9, अतः अभीष्ट समांतर श्रेणी 3 5 7 9 है। क्लियर? तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि भाई एक फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, ठीक है, और तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। तो अंतिम में 5 गुलाब के पौधे हैं, तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, ये आपसे पूछा। तो बताओ। अब देखो ये आ गए कथन आधारित आपके क्वेश्चन आ गए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है आपके जो आएगा वो लघु उत्तरी में आएगा और 2 मार्क्स का आएगा। ठीक है, क्लियर? तो अब इसको लगाना कैसे है, तो यहां पे हम देखते हैं, यहां पे हमें एक सीरीज मिल रही है कि फूलों की जो पंक्ति है, जो पहली पंक्ति है 23 है, फिर उसके बाद 21 है, फिर उसके बाद बेटा क्या आ रही है, तीसरी पंक्ति में 19 है, और इसी तरह से डॉट 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 क्या है 5 है, आखिरी पंक्ति में 5। तो अब जब ये हमने देखा तो हमें क्या है, ये एक तरह से क्या, ये तो यार समांतर श्रेणी मिल गई, समांतर श्रेणी मिल गई ना, कि भैया 23 से बाद 21 का अंतर कितना है -2, कितना अंतर है -2, इसी तरह से अंतर है। तो यानी कि हमें ये एक मिल गई समांतर श्रेणी। अतः यहां पे लिखते हैं, अतः उपरोक्त श्रेणी समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद, ठीक है, जिसका प्रथम पद a1 बराबर 5 है, सॉरी 5 नहीं है, प्रथम पद भैया क्या दिया गया बेटा, पहली पंक्ति में कितने हैं, तो पहली पंक्ति में बेटा आपको दिए गए हैं टोटल 23 गुलाब के पौधे, तो पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे। ठीक है, और सार्वंतर डी बराबर भी दिया है, सार्वंतर डी बराबर है a2 माइनस a1 बराबर कितना है 23 माइनस 21 बराबर 2। सार्वंतर भी आपको देखो 2 दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद अंतिम पौधे कितने हैं, तो अंतिम पद हम मान सकते हैं, अंतिम पद an बराबर कितना है 5। अब यहां पे आपको क्या निकालना है, n का मान निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं भैया कि an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, जहां पे a प्रथम पद है और an अंतिम पद है। तो यहां पे हम देखो, यहां पे वैल्यू लिख सकते हैं, जहां पे क्या है 23 कहाँ, ये तो 5 है, ये है। हाँ, एक चीज और है, जो a2 माइनस a1 है, ये 23 माइनस 21 तो है नहीं यार, आप लोग जो है ना बिल्कुल ध्यान भी नहीं दे रहे हो भाई, कि ये 23 माइनस 21 तो है नहीं, है ना, ये क्या है, यही बस ध्यान देना है यहाँ पे बात की। हमेशा जो है ना, अब बच्चे सोचते हैं ये गलती क्यों हुई, क्योंकि बच्चे सोचते हैं यार कि हमेशा बड़े से छोटे को घटाना है, बट ऐसा नहीं है। a2 माइनस a1 यानी द्वितीय पद से प्रथम पद, द्वितीय पद में 21 है, तो 21 से 23 को घटाया जाएगा, तो आपका आंसर आएगा -2। ठीक है, तो डी का मान कितना आ जाएगा -2। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, 5 बराबर a का मान है 23 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है -2। ठीक है, अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो हमें बेटा क्या मिल जाएगा, n-1 इंटू -2 बराबर, अब ये 23 यहाँ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 23 माइनस 5 यानी कि माइनस का 18 आ जाएगा। ठीक है, तो अब n-1 बराबर बेटा क्या आ जाएगा, n-1 बराबर आ जाएगा माइनस का 18 बटा -2, कैंसिल आउट हो जाएंगे, आ जाएंगे 9, तो n बराबर बेटा क्या आ जाएगा 10, n बराबर क्या आ जाएगा 10। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि d जो है, d आपका 0 हो सकता है, d आपका निगेटिव यानी ऋणात्मक हो सकता है, d आपका धनात्मक यानी सार्वंतर हो सकता है, लेकिन ये जो n नंबर है, नंबर पदों की जो संख्या है, ये कभी भी ना तो 0 होगी, ना ही ये ऋणात्मक हो सकती है। अगर ऋणात्मक आ रहा है n का मान, तो समझ लो आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन को गलत किया हुआ है। ये दिमाग में बिल्कुल बैठा के रखना कि n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, चल, तो यहाँ पे n बराबर क्या आ जाएगा 10, तो हम कह सकते हैं अतः
जो कुल पंक्तियां हैं वो कुल 10 पंक्तियां हैं गुलाब के पौधों की। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि गुलाब की कुल पंक्तियां जो हैं वो 10 होंगी। क्लियर? ठीक है, तो मतलब आप समझ गए होंगे कि भैया ये nवें पद का उपयोग हमें कहां और कैसे करना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे अपने। अब हम लोग जानते हैं यार कि जो समांतर श्रेणी है इनके पदों का योग क्या होगा। ठीक है, ये जो समांतर श्रेणी है इनके पदों का योग क्या होगा, तो चलो देखते हैं। यहां पे माना समांतर श्रेणी, कोई समांतर श्रेणी है ना, कोई समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद a1 बराबर a है तथा सार्वंतर बराबर d है। ठीक है, प्रथम पद a1 बराबर a है, सार्वंतर d है। इस तरह की एक हमारी है समांतर श्रेणी। तो अब हमें ज्ञात करना है समांतर श्रेणी के n पदों का योग। तो अब समांतर श्रेणी के n पदों का योग, तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग, तो भाई समांतर श्रेणी की n पदों का योग क्या होगा, Sn। जहां पे Sn n दिखा रहा है कि जो सम यानी S दिखा रहा है सम मतलब योग कितने संख्याओं का, n पदों का। n पदों का जो योग है वो बेटा क्या होगा, वो ये होगा प्रथम पद a प्लस द्वितीय पद क्या होगा बेटा a प्लस डी होगा। उसी प्रकार तृतीय पद बेटा क्या होगा, a प्लस 2d होगा। ठीक है, उसी प्रकार प्लस डॉट 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 यहाँ क्या हो गया, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि nवां पद यही होता है। अभी हम लोगों ने जस्ट पहले पढ़ा, कुछ समय पहले पढ़ा कि भैया समांतर श्रेणी का जो nवां पद है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। ये अभी आप लोगों ने पढ़ा। ठीक है, चलो, तो ये आपका a प्लस डी, a प्लस 2d और डॉट 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 डॉट, ये लास्ट के 2 टर्म है। ये एक किसी एपी के लास्ट के 2 टर्म है और ये शुरुआत के 3 टर्म। अगर हम इस एपी यानी इस समांतर श्रेणी को उल्टा लिख दें तो बात तो वही है। देखो, बात देखो ये है, अगर हम देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 करें या 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 करें, दोनों का सम कितना आएगा, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, इसका भी आएगा और 15 इसका भी आएगा। तो दोनों का सम तो बराबर होगा, यानी दोनों का योग जो है वो तो बराबर होगा, चाहे हम 1 से लेके 5 तक लिखें या 5 से लेके 1 तक लिखें। तो उसी तरह बेटा हम लोग इसमें भी करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि इस श्रेणी को उल्टा लिख देते हैं, यानी ये 2 पद पहले और ये बाद में। तो अगर हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि भैया क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएगा, a प्लस डी प्लस a। लिख दिया, ऊपर वाली सीरीज को बस उल्टा लिख दिया। ठीक है, जहां पे आप लोग देखो देख रहे हो, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है और ये लास्ट से एक पहले का है और ये लास्ट पद है। अब उल्टा यहाँ पे लिख दिया, ये लास्ट पद हो गया आपका। ठीक है, उससे पहले उसके बाद का, फिर ये लास्ट के और ये अलग। ठीक है, दोनों सीरीज एक लिखी हुई है। अब हम मान लेते हैं भैया ये हमारी है इक्वेशन फर्स्ट और ये है हमारी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 जोड़ोगे तो बेटा आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2SN। ठीक है, SN और SN हो गए 2SN बराबर, पहला पद इससे जुड़ेगा, पहले देखो पहले टर्म ये जुड़ेंगे, उसके बाद ये और ये जुड़ेंगे, फिर उसके बाद ये और ये जुड़ेंगे, ऐसे करके जुड़ते जाएंगे, ये जुड़ जाएगा और ये जुड़ जाएगा। ठीक है, सब आपस में जुड़ जाएंगे। तो जब जुड़ेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो ये जब इससे जुड़ेगा तो हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, प्लस उसके बाद ये दोनों जुड़ेंगे, जब ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 2 इंटू डी और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का d। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट वाला यहाँ पे पद जोड़ते हैं तो हमें मिल जाएगा a यानी 2a प्लस
n-1 इंटू डी। ये सारी चीजें मिल गई। अब यहाँ पे देखो ये जो मिल रहा है अगर हम इनमें जोड़ें तो ये जब तोड़ेंगे तो ये बेटा हो जाएगा, ये हो जाएगा ND माइनस 2D, और 2D प्लस डी फिर से मिल जाएगा, आपका क्या बन जाएगा, माइनस 2D से फिर से D बन जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे फिर से ये वही आ जाएगा जो ये। तो होता है ये सारे पद जो है ना, ये सभी पद देखो आप बराबर हैं, ये सभी पद बराबर हैं। और ये जो सभी पद हैं ये कितनी बार जोड़े गए हैं, कितनी बार इनकी संख्या है, ये n संख्या है, क्योंकि हमने बताया था ये nवां पद है। तो n टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने पद हैं, n पद हैं। अब एक बात बताओ, अगर हम किसी संख्या को जैसे लिख दें 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 बार, तो ये 10 आ रहा है। और उसी तरह हम लिख दें इस दो संख्या का जितनी बार जोड़ा गया उससे गुणा करा दें, 1 2 3 4 5 बार जोड़ा गया तो 5 अगर हम गुणा करा दें तब भी 10 मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? तो उसी तरह ही बताओ यार कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या मिल रही सब बराबर मिल रही है, ये इसके बराबर है, ये इसके, यानी सभी पद हमको मिल गए बराबर। सभी पद हमको क्या मिल गए, बराबर। तो सभी पद बराबर कितने बार हैं ये जोड़े जा रहे हैं, देखो धन 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 कितने बार जोड़े जा रहे हैं, n बार जोड़े जा रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो 2SN जो आपका आएगा, 2SN जो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा n इंटू आ जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। आएगा कि नहीं आएगा भैया, बताओ भाई साहब, ये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। चलो क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक हो गया कि 2SN बराबर हो गया n इंटू 2a प्लस n-1 डी। तो यहां से हमें एक सूत्र मिल जाता है, यहीं से हमें एक सूत्र मिल जाता है कि ये आपका मिल जाएगा SN बराबर, ये 2 से यहां डिवाइड कर दोगे तो मिल जाएगा यहां पे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये आपको मिल गए यहां पे। क्लियर? तो ये हमारा जो है n पदों का योग आ गया। ये क्या आ गया? n पदों का योग आ गया। इसको हम यहां पे लिख देते हैं अच्छे से। ठीक है, आगे तो क्वेश्चन है, तो यहां पे देखो बेटा क्या आ गया, आपके n पदों का ये योग आ गया। ठीक है, क्लियर? चलो, तो n पदों का जो योग होगा उसका ये फॉर्मूला आ गया है। तो अब हम इसका यूज कैसे करना है, ये जब हम अभ्यास प्रश्न करेंगे तब हमें ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पे देखो दूसरी चीज, एक चीज और है, अगर किसी को ये चीज समझ में नहीं आई है यहां पे, ठीक है, तो समझने में देखो एक बात बता दें, समझना चाहोगे तो समझ जाओगे, इन दोनों को जोड़ोगे तब भी यही आएगा, यही आएगा। सेम संख्या रिपीट हो रही, मैंने बताया भी, सेम संख्या जब रिपीट होती है, जितने बार रिपीट हो तो उसका जो सम होगा वो हमेशा ये होता है। ठीक है, 2 संख्या 5 बार तो 2 गुणा 5, 3 संख्या होती है 3 5 बार रिपीट होती है तो सम कितना, 3 गुणा 5 आ जाता है। ठीक है, क्लियर? तो आपका ये n संख्याओं का जो योग है वो ये आ गया है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो SN बराबर ये आपको दिख रहा है, अगर हम उसी तरह पहली संख्या का योग तो S1 हो जाएगा, प्रथम 2 संख्याओं का योग S2 हो जाएगा। ये है प्रथम n पदों का योग का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसे नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आधारित बहुत क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं भैया। आपके स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग, प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब बताओ भैया इसे कैसे लगाओगे। प्रथम 14 पदों का योग दे दिया गया है और प्रथम पद दे दिया गया है, तो यानी कि अब इसको हल करते हैं, देखते हैं भाई। हल, ठीक है, तो यहां पे देखो आपको क्या दिया गया। सबसे पहले जो जो दिया गया है वो एक बार लिख लेते हैं। दिया है, लिख सकते हैं दिया है या ज्ञात है। क्या ज्ञात है भाई? कि प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि आपको दिया है S14 बराबर 1050, जहां पे 14 का मतलब ये S14 दिया, यानी प्रथम 14 पदों का योग को हम S14 से, जैसे प्रथम n पदों का योग SN था उसी तरह। ठीक है, तथा इसका प्रथम पद 10 है, प्रथम पद यानी कि a बराबर आपको दिया गया है 10। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं प्रथम पद a बराबर, और कुछ दिया है तो 20वां पद ज्ञात करना, और कुछ नहीं दिया गया। चलो देखते हैं भाई इसका आंसर। अब 20वां पद अगर हमें ज्ञात करना है तो प्रथम पद के साथ हमें सार्वंतर पता हो तभी निकाल सकते हैं।
तो हम कोशिश करते हैं कि सार्वंतर हमें कुछ इस तरह से निकाल लें, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं भाई कि हम जानते हैं क्या कि भैया जो Sn बराबर होता है वो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। उसी तरह S14 बराबर क्या होगा, S14 बराबर होगा 14/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 14-1 इंटू डी, ये होगा, ठीक है। अब हम इनके मान रख देते जो हमें ज्ञात है। इनके मान ज्ञात, S14 का मान कितना पता है, 1050 बराबर 14/2, ये आ जाएगा 7, 2a का मान 10 है तो हो जाएगा 20 प्लस 14-1 हो जाएगा 13 डी, ये आ गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो 7 से यहाँ डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा 20 प्लस 13 डी बराबर 7, इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 150 आ जाएगा, ठीक है। तो 13 डी बराबर बेटा क्या आ जाएगा, 130 आ जाएगा। और डी बराबर बेटा आपको क्या मिल जाएगा, डी बराबर आपको मिल जाएगा 10, ठीक है। तो यहां से हमने बेटा डी का मान निकाल लिया है, ठीक है। यहां से हमने डी का मान निकाल लिया है। अब हमसे पूछा गया है 20वां पद, तो हम जानते हैं an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। an आपको यानी कितना निकालना है, a 20 निकालना है। तो ये 20 क्या हो जाएगा, a की वैल्यू आपने निकाल चुके हो, यहाँ पे सॉरी दी गई है 10, ठीक है। 10 प्लस n-1, n की वैल्यू क्या है 20-1, और d का मान कितना दिया गया है 10। तो ये आपको आ जाएगा 10 प्लस 19 इंटू 10 190। तो आपको जो 20वां पद बेटा होगा वो होगा 200, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो इस जो ये सम था उससे हमने निकाल लिया आपका डी यानी सार्वंतर का मान। अब इस सार्वंतर से हमने 20वां पद निकाल लिया। तो सीक्वेंस इस तरह से होते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये लघु उत्तरी क्वेश्चन है आपके, ठीक है, क्लियर। चलो बात समझ में आई ना, बिल्कुल आसान तरीका है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि कब कैसे क्या करना है तो आप बिल्कुल आसानी से इसे कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन समांतर श्रेणी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। यार ये दूसरे और तीसरे पद दे दिए गए हैं तो कितनी आसान सी चीज दी गई। देखो कैसे, यहां पे बात करते हैं इसके हल की। हल, ठीक है। तो यहां पे हमें दिया गया है, दिया क्या है भैया आपको, दिया है आपको दूसरा पद a2 बराबर, दूसरा पद a2 बराबर आपको दिया गया है 14, ठीक है। और तीसरा पद a3 बराबर आपको दिया गया है 18। तो आपको पता है कि भैया सार्वंतर जो होता है ना, सार्वंतर जो होगा वो सार्वंतर बेटा क्या होता है, सार्वंतर d बराबर होता है a3 माइनस a2, यानी कोई भी लगातार 2 पदों का अंतर, कोई भी लगातार 2 पदों का अंतर। तो यहाँ पे a3 माइनस a2 हो जाएगा। तो a3 माइनस a2 कर लो। अब भैया 18 माइनस 14 तो बराबर 4 आ गया। अब सार्वंतर आ गया 4। अब आपसे पूछा गया है कि प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब योग के लिए हमें क्या 3 चीजें चाहिए होती हैं, एक तो पदों की संख्या, प्रथम पद और सार्वंतर। सार्वंतर मिल गया है 4, पदों की संख्या दी गई है 51। अब हमें चाहिए क्या चाहिए बेटा, प्रथम पद। तो प्रथम पद बेटा क्या होता है, प्रथम पद a बराबर क्या होगा। तो प्रथम पद a बराबर हमें जो है ये a2 दिया है, हम यहां से निकाल सकते हैं a2 बराबर क्या होता है a प्लस डी, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस डी दिया गया है। तो प्रथम पद a बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि a2 माइनस डी, ठीक है। तो यहां से हमें मिल जाएगा आपका a2 क्या दिया गया बेटा 14 दिया गया है, d4 10 आ गया, ठीक है। तो अब बताओ यार, अब आप लोग निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। क्यों निकाल पाओगे भैया, 51 पदों का योग निकालना है और हम जानते हैं भैया क्या कि Sn बराबर है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1
इंटू डी, ये ठीक है। जहां पे आपको निकालना है S51, तो S51 बराबर बेटा क्या आ जाएगा, 51/2 ब्रैकेट में 2a, ठीक है। तो 2a, अब 2a की a की वैल्यू बेटा क्या है, 10 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 10 प्लस n-1, n की वैल्यू मतलब 51 है, तो आ जाएगा 50 गुणा d की वैल्यू बेटा कितनी है, 4 है, ठीक है। तो ये 4 रख दिया, ठीक है। अब सॉल्व करना है इसे, तो सॉल्व करना है हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे S51 बराबर आपका आ जाएगा 51/2 ब्रैकेट में, देखो यहाँ पे क्या है, 10 दूना 20 है और 50 चौको हो रहा है 200, तो 220 आपका आ जाएगा ये, ठीक है। अब 2 से काटोगे तो ये बेटा कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 51 गुणा 110, और मैंने आपको बताया था 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो तो यहाँ जीरो रख दो, एक का एक और 5 6 और 5, तो 5610 आ जाएगा आपके 51 पदों का योग, ठीक है। 51 पदों का योग बेटा कितना आ जाएगा, 5610। क्लियर? तो इस तरह के बेटा आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, अगर किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग 4n² - n² है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। काफी कुछ पूछ दिया गया है, काफी कुछ। तो ये बेटा आपका हो गया दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो करना कैसा है, यहां पे देखो, कह रहा प्रथम n पदों का योग दिया गया, ठीक है। तो हम यहां पे लिख देते हैं भैया हल। हल कैसे करना है, यहां पे दिया गया है ठीक है, दिया गया है आपको प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग Sn बराबर दिया 4n - n², ये दिया गया आपको, ठीक है। क्लियर? अब इसे करना कैसे, हमें निकालना है सबसे पहले प्रथम पद S1। तो हम कुछ चीजें जान लेते हैं इसमें पहले, एक्स्ट्रा ये जान लेते हैं कि हमेशा प्रथम पद का योग प्रथम पद के बराबर होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। पहली चीज क्या, कि प्रथम पद का योग हमेशा प्रथम पद के बराबर ही होगा। अगर हम आपसे बोल दें भैया एक सीरीज है जिसमें सिर्फ 2 है, तो बताओ इस श्रेणी का योग कितना, तो 2 ही तो बोलोगे, कोई संख्या ही नहीं है 2 के अलावा। तो मतलब प्रथम पद का योग हमेशा प्रथम पद ही होगा। उसके बाद बेटा ये है कि हमें उसके बाद जो द्वितीय पद होगा वो आपका होगा 2 पदों का योग माइनस 1 पदों का योग। ये तो होता ही है, अगर किसी श्रेणी में 2 पद दिए गए हैं उनका योग है और एक पद है, तो आपको तो पूछा जाए दूसरा पद क्या है, भैया दोनों के योग से पहला वाला पद घटा दो। उसी तरह आपसे अगर A3 बोला जाए, तो A3 बोला जाए तो बेटा क्या है, A3 क्या होगा, 3 पदों के योग से अगर हम 2 पदों का योग घटा दें, ठीक है, तो ये A3 आ जाएगा S3 - S2, ठीक है। यानी कि 3 पदों के योग अगर तीसरा पद निकालना है तो 3 पदों के योग से अगर हम 2 पदों का योग घटा दें तो हमें मिल जाएगा तीसरा पद। अब जैसे कि एग्जाम्पल देखो, 3 पद हैं, 1 2 3, उनका सम कितना आ रहा, 3 2 5 1 6, और इसी श्रेणी के 2 पद हैं, 1 और 2, तो 2 पदों का सम कितना है 3। तो अगर हमें तीसरा पद चाहिए तो क्या करोगे, A3 बार क्या होगा, पूरे से 2 का हटा दो तो तीसरा मिल जाएगा। तो वही है, तीसरा पद बराबर पूरे 3 पदों के योग से 2 पदों का योग हटा दो। तो उसी तरह बेटा अगर आपको nवां पद चाहिए तो nवां पद आपका आ जाएगा Sn - Sn-1, ठीक है। nवें पद का योग से n से जस्ट पहले यानी n-1वें पद तक का योग घटा दो। तो ये देखो, ये याद करने, ये इस जो है क्या कहते हैं क्वेश्चन, इसमें ये काम आने वाला है। ये 3 चीज समझ गए, पहला पद हमेशा पहले पद का योग और पहला पद हमेशा बराबर होता है, ठीक है। और दूसरा पद निकालना हो तो S2 - S1, तीसरा S3 - S2, उसी तरह से ये। तो हमसे पूछा गया कि भाई n पदों का योग दे दिया गया, पूछा गया इसका प्रथम पद क्या होगा। तो भैया प्रथम पद, तो हम पहले प्रथम पद का योग निकाल लें, तो यहाँ पे मिल जाएगा, इसलिए प्रथम पद का योग दिया है, इसलिए S1 बराबर क्या हो जाएगा, जहां जहां n है वहां 1 रख देना है, तो 4 गुणा 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो बराबर बेटा कितना आ जाएगा, 4 - 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
आ गया। तो S1 बराबर 3, तो हम जानते हैं, यहाँ पे लिख देना है, हम जानते हैं कि प्रथम पद का योग, प्रथम पद का योग S1 बराबर होता है प्रथम पद के, प्रथम पद A1 के। अतः A1 बराबर हो जाएगा 3। A1 बराबर बेटा क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब आगे कुछ पूछा गया है कि प्रथम दो पदों का योग क्या है। तो भैया प्रथम दो पदों का क्या योग है, यानी कि अब यहां पे बात करते हैं प्रथम दो पदों का योग S2 बराबर क्या हो जाएगा? प्रथम दो पदों का योग S2 बराबर क्या हो जाएगा? 4, और n की जगह यहां पे क्या रख देना है? 2 रख देना है, -2 का स्क्वायर। तो ये बराबर बेटा कितना? 4 दूना 8 और 2 दूना 4, 8 से 4 का 4, ये आ जाएगा। तो S2 बराबर ये आ गया। अब आपको पता है यहां से क्या कि A2 बराबर क्या आ जाएगा? A2 बराबर, अब यहां पे देखो तो A2 बराबर क्या आ जाएगा? S2 माइनस S1 बराबर कितना आ जाएगा? 4 - 3। ठीक है, यहां पे क्या है? ये 3 है और ये दूसरा 4 है। तो भैया S2 बराबर क्या है? 4 - 3 बराबर 1 आ गया। ठीक है, तो यानी कि इसका जो द्वितीय पद है वो बेटा क्या आ जाएगा? 1, और इस श्रेणी का प्रथम पद है 3। तो यहां से दो चीजें और आपको मिल जाएंगी। क्या? अब आप सार्वंतर भी निकाल सकते हो। तो सार्वंतर बेटा क्या आ रहा है? -2 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या पूछा गया? दूसरा पद क्या है भैया? तो दूसरा पद हमने निकाल दिया। दूसरा पद A2 बराबर ये आ जाएगा। ठीक है, पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बताओ भैया, कोई परेशानी हो? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब आगे बात करो, दूसरा पद हो गया। तो दो चीजें निकालनी भैया, प्रथम दो पदों का योग भी निकाल लिया, दूसरा पद निकाल लिया, और प्रथम पद भी निकाल लिया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसी प्रकार यानी यही फॉर्मूला यूज करते हुए तीसरे, 10वें और nवें पद का योग ज्ञात कीजिए, nवें पद ज्ञात कीजिए। तो भैया ज्ञात कर लो। ठीक है, तो ज्ञात कैसे करोगे? आगे बढ़ते हैं। तीसरे, 10वें और nवें, तो तीसरा 10वां हम बता दे रहे हैं, nवां भी बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार तीसरे, अब तीसरे पद का योग ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं भैया S3 बराबर क्या हो जाएगा? S3 बराबर आपका हो जाएगा 4 × 3 - 3 का स्क्वायर। ठीक है, यही तो है यहां पे S3 बराबर, हाँ, 4n - n स्क्वायर। तो यही है 4n - n स्क्वायर। तो ये बेटा क्या आ जाएगा? 4 3 12 -3 3 9। तो ये आपका बेटा क्या आ जाएगा? 3। तो हम जानते हैं तीसरा पद, ठीक है, तीसरा पद A3 बराबर होता है S3 - S2। ठीक है, तो S3 बेटा कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, माइनस S2 देखो कितना आया था? S2 कितना आया था बेटा? 4 आया था। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं 3 - 4 बराबर आ जाएगा -1। ठीक है, तो यहां पे देखो आ रहा है लगातार, 3 से 1 गए 2, और 1 से फिर 2 चले गए, -1 आ गया। तो अब आप देखो एक चीज निकाल सकते हो, आपको श्रेणी मिल गई है कि A1, A2 और A3 जो है वो मिल रहे हैं आपको। क्या? ये आपको मिल रहे हैं क्रमशः 3, 1, -1 डॉट डॉट डॉट। तो श्रेणी में आपको मिल गई है। अब इस श्रेणी में आप प्रथम पद आपको पता है, सार्वंतर D निकाल सकते हो, 1 - 3 यानी कि -2 आ जाएगा। अब आपको देखो सारी चीजें पता है, सार्वंतर पता है, प्रथम पद पता है। अब आपसे जो भी पद पूछा जाए वो आप बता सकते हो। ठीक है, यहां से आप निकाल लोगे भैया कि सार्वंतर D बराबर A2 - A1 या A3 - A2, कुछ भी कर लो तो आपको मिल जाएगा। A2 आपका है 1 - 3 - 2। सार्वंतर मिल गया है। अब आपसे 10वां पद पूछा है, निकाल सकते हो, nवां पद पूछा है, निकाल सकते हो। ये काम अब आप होमवर्क में भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने लॉजिक बता दिया था पूरा कि इस तरह के क्वेश्चन यानी इस तरह से प्रश्न को हम इस तरह से लगाते हैं, और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 4 नंबर का आएगा आपका। ठीक है, क्लियर बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो ये है क्या कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए कुल राशि 700 है। यानी कि वो 7 पुरस्कार देंगे, और अगर हम उनका 7 पुरस्कार का सम कर दें, योग कर दें, तो वो 700 रुपया निकलेगा।
यानी कि जैसे अगर हम बात करें कि किसी बच्चे को वो 100 देते हैं, तो किसी को 200 देते हैं, तो किसी को 300 देते हैं, तो 100 + 200 + 300 600, इस तरह से 600 रुपए का पुरस्कार हो गए। तो यहाँ पे 7 पुरस्कार दिए थे, 7 का जो योग है वो 700 है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, 20 रुपए कम है तो मतलब अगर कोई देखो, अगर कोई पुरस्कार ए है, ठीक है, तो दूसरा पुरस्कार बेटा होगा A - 20, तीसरा पुरस्कार होगा A - 20 - 20, चौथा पुरस्कार होगा A - 20 - 20 - 20। तो कुल मिला के देखो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका पहला पुरस्कार A, दूसरा पुरस्कार A - 20, तीसरा पुरस्कार बेटा हो जाएगा A - 40 और चौथा पुरस्कार हो जाएगा A - 60। तो आप लोग देख रहे हो ये क्या है, ये एक समांतर श्रेणी बन रही है जहां पे D जो है -20 है और प्रथम पद A है, बन गई समांतर श्रेणी। तो हम इस तरह के पुरस्कारों का योग हम निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः पुरस्कार समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में क्योंकि सभी का जो अंतर है वो 20 रुपया है, ठीक है, तो ये तो समांतर श्रेणी में हो गए, ठीक है, जिसमें से अतः पुरस्कार समांतर श्रेणी में जिसमें प्रथम पुरस्कार ए है, प्रथम पुरस्कार ए रुपया है, ठीक है, प्रथम पुरस्कार ए रुपया है। सार्वंतर डी बराबर 20 दे दिया गया है और इसमें और 7 पुरस्कार है टोटल, एस 7 है, ठीक है। तो हम जानते हैं एम जानते हैं SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। तो भैया रख देते हैं, टोटल पुरस्कार जो है आपका 700 है, ठीक है, यहाँ पे टोटल 700 दिया गया, n/2, n का मतलब यहाँ पे दिया है 7, तो आ जाएगा 7/2 ब्रैकेट में 2a, a हमें पता नहीं है, प्लस n - 1 यानी 7 - 1, तो 7 - 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6d हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो 2 से यहाँ ये गुणा हो जाएगा, ठीक है, या 2 यहाँ से काट दो यहाँ से निकाल के, तो ये आपका मिल जाएगा 700 बराबर 7 ब्रैकेट में, अब 2 यहाँ से कॉमन लिया तो a + 3d बचा, ठीक है, तो a + 3d, 7 से ये 700 कट जाएगा बेटा, 100 आ जाएगा, तो a + 3d बराबर आपका मिल जाएगा 100। जहाँ पे जो d सार्वंतर वो कितना है, -20 है, क्योंकि 20 रुपये कम हो जाता है, तो a + 3 × -20 बराबर 100, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा a - 60, तो a - 60 बराबर 100, तो a बराबर बेटा आ जाएगा 160। प्रथम पुरस्कार आपका आ गया है a बराबर 160, पूछा गया है प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक पुरस्कार आप ज्ञात कर लोगे, ठीक है। ये लगातार मैंने पुरस्कार लिख दिए थे, प्रथम a है, द्वितीय a - b यानी 140 होगा, तृतीय जो है 120 होगा, चौथा जो है 100 होगा, और पांचवा जो है वो 80 होगा, छठा जो है 60 होगा, और सातवां जो है वो 40 हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से पुरस्कार लगातार लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक मैंने सॉल्व कर दिया, इसके बाद अब आप कॉपी पे अपने आगे कंटिन्यू कर सकते हो, क्लियर, ठीक है। क्योंकि अगर हम सारे क्वेश्चन हम सब कुछ बताने लगेंगे तो ये वन शॉट लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, आपको देखने में भी टाइम लगेगा और फिर बोरिंग लगेगा कि यार वन शॉट का मतलब होता है कि जल्दी जल्दी हमें संक्षेप में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ने को मिल जाए, और संक्षेप में सिर्फ हम वो बताएंगे, क्वेश्चन का हम हिंट देते रहेंगे, सभी क्वेश्चन जो भी हैं उनका हम आपको हिंट देते रहेंगे, करना आप ही को है, ठीक है। जहां तक हिंट का मतलब होता है लगभग पूरा सोल्यूशन एक तरह से बता देंगे, थोड़ा जो कैलकुलेशन आपको करना है वो आपको करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एपी के प्रथम पदों का, प्रथम n पदों का, देखो यहाँ पे मिसिंग है, प्रथम n पदों का योगफल Sn द्वारा दर्शाया गया है। यदि S5 + S7 बराबर 167 है, S10 बराबर ये है, तो भैया एपी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो बताओ भाई, कोई भी स्टूडेंट किसी का दिमाग चलाए यहाँ पे, कैसे करना होगा। अरे कुछ नहीं भाई, हम जानते ही हैं क्या क्या जानते हैं भाई हम, कि हल, हम जानते हैं भाई साहब कि Sn बराबर जो होता है वो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। ये तो हम जानते हैं, बहुत अच्छी बात है।
तो बस उसी तरह बेटा हमें इन सबकी वैल्यू S5, S7, S10 की वैल्यू निकाल लेनी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा S5 बराबर क्या मिल जाएगा, S5 बराबर बेटा मिल जाएगा, यहाँ पे बस n की जगह 5 रख देना, जहाँ जहाँ n दिखे वहाँ 5 लिख दो। तो 5/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 5 माइनस 1 ब्रैकेट में d, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से बेटा हमें मिल जाएगा, ये क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखो 2 से यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये 5 में से 4d बच जाएगा, 2 कॉमन ले लें तो ये a प्लस 2d बचेगा, a प्लस 2d, और बाहर बचेगा 5, तो ये आपको मिल जाएगा 5a प्लस 2d, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जा रहा है एक चीज़ की, S5 बराबर मिल गया 5a प्लस 10d, ठीक है, क्लियर। S5 बराबर 5 है, और जो कि आपको दिया गया है S5, अच्छा अभी नहीं दिया गया, तो यहां से हम बेटा इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अभी सिर्फ S5 की मान निकाले थे, उसी तरह बेटा S7 निकालते हैं। तो हमें S7 बराबर मिल जाएगा 7/2 ब्रैकेट में मिलेगा बेटा 2a प्लस 7 माइनस 1, ठीक है, इंटू डी, ठीक। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अंदर हम 2 से गुणा करा देंगे तो 2 से अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 6 में 2 से भाग दे देंगे तो 3 हो जाएगा, 3d। 7 से गुणा करा दो तो बेटा क्या आ जाएगा, तो S7 बराबर आ जाएगा 7a प्लस 7 यानी 21d, ठीक है। तो S7 का मान ये आ गया। उसी तरह बेटा हम S10 निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो S10 बराबर बेटा क्या आ जाएगा, S10 बराबर आ जाएगा 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 10 माइनस 1, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 90। तो यहाँ पे जो S10 बराबर आ जाएगा बेटा क्या आ जाएगा, 5 इंटू 10 10a, ठीक है, प्लस, ठीक है, तो 5 में 45d, ये आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर सभी को, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, दिया है कि S5 प्लस S7 बराबर 167। S5 और S7 के मान रखने पर S5 का मान बेटा कितना है, 50 प्लस 10d, ठीक है, 50 प्लस 10d बराबर 167, है ना। तो यहाँ से सॉरी 50 प्लस और भी तो है भैया, S7 भी तो जोड़ना है, ठीक है। S7 का मान बेटा क्या है, 7a प्लस 21d, 7a प्लस 21d बराबर 167। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 5a प्लस 7a, 5a 7 पे कितना आ जाएगा, 12a प्लस 10d और 21d कितना हो जाएगा, 31d बराबर 167। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। और उसकी तरह यहाँ पे 10a प्लस 45d, 10a प्लस 45d बराबर आपका मिल जाएगा कितना दिया गया है, 235, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो अब देखो बेटा क्या है, आपको इन दोनों इक्वेशन, ये जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण बन रहे हैं, इनको सॉल्व करना है और a और d की वैल्यू निकाल लेनी। यानी कि देखो एक बार इनसे, यहाँ 10 है यहाँ 12, इन दोनों को जो है ना बराबर करना, इनका एलसीएम ले लेना 60, इसमें 5 से गुणा कर देना, इसमें 6 से गुणा कर देना, घटा देना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और d का मान निकल आएगा। d का मान किसी एक समीकरण में रख दोगे तो आपको a का मान निकल आएगा। तो a और d जैसे ही निकल आते हैं तो आपको क्या AP मिल जाएगी, यानी समांतर श्रेणी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, a प्लस d, a प्लस 2d प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपकी समांतर श्रेणी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने बता दिया है, ये मेन पार्ट था, ठीक है, कि भैया ये मेन पार्ट था यहाँ से यहाँ तक लाने में। अब ये 2 इक्वेशन दिए हैं, इन्हें आप सॉल्व करके इनका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं भैया। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, यदि एक AP का 10वां पद 21 है और इसके प्रथम 10 पदों का योग 120 है, तो इसका nवां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रथम पद चाहिए और सारवंतर चाहिए। nवां पद किसी भी श्रेणी का अगर आपको nवां पद चाहिए तो आपको 2 चीजों से चाहिए, प्रथम पद और सारवंतर, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे आएगा। अच्छा, दिया क्या है, AP का 10वां पद 21 दे दिया गया और प्रथम 10 पदों का योग दे दिया है 120, ये चीज दोनों दे दी गई है, ठीक है, प्रथम 10 पदों का योग। अच्छा, एक चीज हमने आपको बताई कि नहीं बताई, चलो देख लेते हैं, थोड़ा सा एक चीज समझ लेते हैं कि हमें
हमने एक चीज बताई थी कि Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये बताया था। अगर हम इसे कुछ इस तरह से लिख दें, a प्लस n-1 इंटू डी, इसे इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे ये पद कौन सा, nवां पद हो रहा है, किसी श्रेणी का nवां पद होता है ये, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसे क्या लिख सकते हैं कि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, nवां पद लिख सकते हैं। इसकी जगह हमने an, अब इस an को कहीं कहीं लास्ट अंतिम पद भी बोल देते हैं, तो अंतिम पद ये l होता है। तो अगर यदि an को हम l मान लें, al को n, तुम्हें समीकरण यह भी मिल जाएगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, यानी कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद, और ये है पदों की संख्या बटा 2, ये आपका योग आ जाएगा। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। कैसे यूज होगा, देखो यहाँ पे एपी का 10वां पद 21 है, ठीक है, 10वां पद, तो A10 बराबर आपको दिया गया है 21, ठीक, और इसके प्रथम 10 पदों का योग S10 बराबर आपको दिया गया है 120, ठीक है, n बराबर आपको क्या दिया गया है 10, ठीक है। हम जानते हैं Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, ठीक है। अब बस आपको यहाँ पे 10 पदों का योग दिया गया था, तो लिख सकते हैं भैया 10वें पद 10 पदों का योग कितना है, 120 है, तो 120 बराबर 10/2 ब्रैकेट में a प्लस an, यानी कि an कितना दिया गया है, 21 दिया गया है, तो 21 लिख देते हैं, ठीक है। तो 2 से ये काट दिया भैया 5, और 5 से ये काट दिया 5, 24, तो यहाँ पे बेटा मिल जाएगा a प्लस 21 बराबर 24, तो a बराबर बेटा आपको मिल जाएगा 3, ठीक है, a बराबर मिल गया 3। तो nवां पद ज्ञात करना है आपको, तो nवां पद ज्ञात करने के में सारवंतर चाहिए, तो सारवंतर बेटा कैसे निकाल लोगे, सारवंतर देखो बताते हैं। सारवंतर अब आपको देखो मिल गया है, a बराबर मिल गया है 3, और a10 बराबर आपको मिल गया है 21 दिया है, ठीक है, और n बराबर 10 है। तो हम जानते हैं कि an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो an की वैल्यू देखो बेटा दी गई है 21 दी गई है, 21 बराबर a की वैल्यू आपने निकाल ली है 3 प्लस 10 माइनस 1 9, और d, तो 21 से 3 यहाँ जाएंगे तो कितने आ जाएंगे 18, तो 18 बराबर आ जाएगा 9d, और तो d बराबर बेटा आ जाएगा 2, d बराबर आ गया 2, ठीक है, d बराबर 2 आ गया। तो nवां पद बेटा क्या होता है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, आता है nवां पद an बराबर बेटा होता है a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे a और d के आप मान रख सकते हो, तो an बराबर आ जाएगा, a का मान बेटा कितना निकला था, यहाँ पे a का मान 3 निकला था, तो 3 प्लस n-1 इंटू डी की मान है 2, ये आपका nवां पद आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है, समझ के करना है, पूछा क्या जा रहा है, हड़बड़ाना नहीं है। जैसे यहाँ पे देखा यार एपी का प्रथम पद दे दिया है, वे प्रथम पद ही नहीं दिया है, न सार्वंतर दिया है, न प्रथम पद दिया है, ये कैसे हम कर सकते हैं। तो भाई सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं। प्रथम 10 पदों 10वां पद और 10 पदों का योग दे दिया गया है, इससे कहानी बन सकती है। कहानी क्यों बन सकती है, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता था, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एक बार नोट कर लो और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला आप एक देखो क्वेश्चन दे दिया, यदि Sn का एपी के n पदों का योग है, Sn जो है वो एपी के n पदों का योग दर्शाता है, तो सिद्ध कीजिए कि S12 बराबर 3 इंटू S8 माइनस S4, ये सिद्ध करना है, ठीक है। यहां पे ये करना है कि n पदों का योग दर्शाता है, तो ये सिद्ध करना है कि भैया S12 जो है वो 3 S8 माइनस S4 के बराबर है। चलो देखते हैं भैया कैसे करना है। चलो तो कैसे करना है भाई लोगों, कुछ बच्चा लोगों कुछ आ रहा दिमाग में समझ में कि कैसे कर सकते हैं यार। इसे ऐसे करते हैं कि देखो हम जानते हैं यहाँ पे तो देखो ना an कुछ दिया ही नहीं गया है, कुछ भी नहीं दिया गया है, सीधे बोल दिया ये सिद्ध कर दो। तो भाई सिद्ध करते हैं हम जानते हैं
हम जानते हैं कि एस एन बराबर होता है n बाई 2, ठीक है, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो हम जानते हैं कि नहीं जानते? इतना तो जानते हैं। तो बस ठीक है, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमसे पूछा गया है क्या कितने S12, S8 और S4, तो हम यहाँ से निकालते हैं भैया S4 बराबर क्या होगा। S4 बराबर जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 4 रखना है, यहाँ n4 है तो यहाँ भी 4 रख दो। तो भैया आपसे कहा जाएगा 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1 और d। तो ये बेटा आपका आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 2a, ठीक है, 2a प्लस 3d। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर कितना 4a प्लस 2 3 6 6d। निकाल लिया। उसी तरह बेटा हमें क्या करना है, S8 निकाल लेना है। तो S8 इसी तरह निकाल लेना है। तो S8 बेटा क्या आ जाएगा 8/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। ये आ जाएगा। सॉल्व करते हैं तो भाई क्या मिल जाएगा 4 ब्रैकेट में 2a प्लस 7d। ठीक है, तो बेटा ये सभी क्वेश्चन जो है ना आपके दीर्घ उत्तरीय हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय हैं बहुत आसान और आपको 4 मार्क्स दिला देंगे। ठीक है, चल तो यहाँ पे बेटा क्या मिल जाएगा 4 दूना 8a प्लस 4 से गुणा करोगे 4 7 28d। ठीक है, तो यहाँ पे S4 की वैल्यू है ये आ गई और S8 की वैल्यू ये आ गई। ठीक, अब हम आगे निकाल लेते हैं यहाँ पे S12 की वैल्यू। S12 जो बेटा आपका आ जाएगा 12/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपका आ जाएगा 6 ब्रैकेट में 2a प्लस 11d। तो इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 12a प्लस 11 6 66d। ठीक है, ये आ गया S12 आपका, ये आपका आ गया S12। ठीक है, चलो अब हमें करना क्या है, सिद्ध करना है। सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है सिद्ध करना है क्या कि भाई जो S12 है वो बराबर होगा 3 गुणा S8 माइनस S4 के। ये सिद्ध करना है। तो ठीक है भाई, सिद्ध करते हैं, है ना, सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करते हैं तो ये यहाँ पे लिख देते हैं दायां पक्ष लेने पर। ठीक है, दायां पक्ष लेने, और दायां पक्ष हम क्यों ले रहे हैं, जो बड़ा पद इसको हम घटा चढ़ा के हम लोग इसके बराबर ला सकते हैं, बट इसमें हमको जोड़ घटा हमें पता ही नहीं क्या करना है, तो हमेशा जो बड़ा वाला चीज़ है वो लिया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं दायां पक्ष लेने पर। ठीक है, दायां पक्ष लेने पर। तो दायां पक्ष बेटा क्या है, ये है आपका 3S8 माइनस S4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं S8 एवं S4 के मान रखने पर, मान रखने पर। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम दे देते हैं, क्लियर। तो यहाँ मान हम रख देते हैं। तो S8 का मान बेटा क्या है, यहाँ पे दिया गया S8 माइनस S4। तो S8 का मान बेटा क्या 8a प्लस 28d। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8a प्लस 28d। ठीक है, माइनस क्या है S4 क्या है 4a प्लस 6d। तो हम लोग लिख सकते हैं 4a प्लस 6d। ठीक है, चलो अब तो यहाँ पे बेटा आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 8a से 4a घटा दो। ठीक है, 8a से 4a घटा दो तो कितना मिल जाएगा, तो 3 4a मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह बेटा ये माइनस का 6 है, तो 28 से 6 घटा दो कितना 22d मिल जाएगा, तो मिल जाएगा प्लस का 22d। 3 से जब बेटा गुणा कराओगे तो कितना मिल जाएगा 12a प्लस 66d। ये मिल गया। अब देखो 12a प्लस 66d किसके बराबर है, ये बेटा आपका आ गया S12 के बराबर, जो कि बराबर है S12 बराबर है RHS के। तो हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, ये सिद्ध होता है। तो ठीक है, डरना नहीं है, क्वेश्चन चाहे जैसे आए आपको डरना नहीं है, आपको बस ये प्रोसेस आपको अपनाना है। ठीक है, क्लियर, क्लियर है ना सभी को, बिल्कुल कुछ भी टफ है ही नहीं यार, कुछ भी टफ है ही नहीं, बिल्कुल आपको पता है ये फॉर्मूला, पता है नहीं पता। ठीक है, अब उसके बाद S3 S4 S6 कुछ भी निकाला जाए, बस आपको निकाल लेना है। n की जगह 4 है तो जहां जहां n है वहां वहां 4 रख दो, जहां जहां 8 है वहां वहां 8 रख दो, जहां जहां 12 है वहां वहां 12 रख दो। उसके बाद जो सिद्ध करना है आप सिद्ध कर सकते हो।
ठीक है, लॉजिक समझने हैं, ठीक है, थोड़े से टफ क्वेश्चन है थोड़े से, लेकिन ये मार्क्स भी तो दिलाते हैं। ये आपका 4 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर। तो कोई थक वक तो नहीं रहा है ना, मजा आ रही कि नहीं मजा आ रही भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कि भाई 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे अगले पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं इत्यादि। 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जा सकते हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो देखो कुछ लट्ठे इस तरह से हैं, हम मान लेते हैं कि एक बार एक डेमो दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा, कि जैसे मान लेते हैं सबसे नीचे अगर 5 लट्ठे कुछ इस तरह से रखें, 5 लट्ठे, 1 2 3 4 5, ठीक है, इनके ऊपर कितने 4 आ पाएंगे, ठीक है, उसी तरह इनके ऊपर 3। तो इस तरह से यार लट्ठे रखे हुए हैं लगातार और ऊपर तक रखे हुए हैं, इनकी कुल संख्या जो है वो 200 दी गई है, इनकी कुल संख्या वो 200 दी गई है, ठीक है। चलो अब बताने तो यार ये तो एक बना रहे हैं एपी, कैसे भी बना रहे हैं, माना प्रथम पंक्ति में हम मान लेते हैं, माना n पंक्तियों में लट्ठे रखे हैं, ठीक है, माना कुल n पंक्तियों में लट्ठे रखे हैं, ठीक है, माना कुल n पंक्तियों में लट्ठे रखे हैं। इस प्रकार प्रथम पंक्ति में हम मान लेते हैं, तो प्रथम पंक्ति छोड़ दो, इस तरह से लिख दो। तो इस प्रकार क्लियर है। तो लट्ठे जो रखे हैं किस तरह रखे गए हैं, पहली पंक्ति में 19 हैं, फिर 20 हैं, फिर 18 हैं, फिर डॉट 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 n पंक्तियों तक, इस प्रकार रखे गए हैं n पंक्तियों तक, ठीक है। अब लिख सकते हैं कि उपरोक्त श्रेणी, ठीक है, उपरोक्त श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है, ठीक है, जिसका प्रथम पद a बराबर 20 है, ठीक है, तथा सार्वंतर d बराबर क्या है 19 माइनस 20 बराबर -1, ठीक है। तो अतः अब हमें दिया गया है, अतः यहां पे दिया गया है कि Sn बराबर, यहां पे लिख सकते हैं दिया गया है Sn यानी कि कुल लट्ठों का योग, ठीक है, यहां पे लिख देते कुल लट्ठों का योग Sn बराबर है n/2, सॉरी Sn तो दिया गया है आपको, ठीक है, तो Sn बराबर कितना दिया गया है आपको 200 लट्ठे हैं, 200, ठीक है। तो ये सारी जगह पंक्ति हैं जहाँ पे A पता है, D पता है और लट्ठों की कुल संख्या पता है। तो हम जानते हैं कि Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है, ठीक, क्लियर बेटा, जहाँ तक सभी को क्लियर है। चलो आगे बढ़ते, हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा वैल्यू रखने के लिए हमें करना क्या है, ठीक है, ये हमें दिया गया, बस हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है, जहाँ पे Sn का मान बेटा कितना दिया गया है 200 बराबर n/2 हमें पता नहीं है, तो n/2 लिख देते हैं। ब्रैकेट में बेटा क्या लिख जाएगा 2a प्लस n, 2a की वैल्यू पता है 20 दूना 40 है, ठीक है, तो 2 गुणा 20 प्लस n-1, तो n-1 का बेटा मतलब यहाँ पे हो जाएगा, n तो हमें पता ही नहीं है, तो n-1 ही लिख देते हैं, और d का मतलब है -1, ये हो जाएगा, ठीक है। चल
तो यहाँ हम 2 से गुणा करा देते हैं तो हमें मिल जाएगा 400 बराबर n 40 प्लस, अब -1 से -n हो जाएगा तो ये हो जाएगा -n, -1 से इसमें गुणा हो जाए तो कितना हो जाएगा +1। ठीक है, ये आगे आपका आ जाएगा बेटा 400 बराबर, ठीक है 400 बराबर आपका क्या आ जाएगा, ये 40 और +1 41 हो जाएगा, n से गुणा करा दोगे बाहर यहाँ पे तो आपका हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपकी बन गई बेटा द्विघात समीकरण, तो इसके 2 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण बन गए तो अब इसके बेटा आ जाएंगे 2 आंसर। तो 2 आंसर आएंगे, कैसे आते हैं चलो उसको देखते हैं। तो यहाँ इसको हम ले आते हैं तो मिल जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका पता कैसे करना है, तो यानी कि 41 के ऐसे फैक्टर करो कि जिनका गुणनफल जो है वो 400 आ जाए। तो बताओ भाई कैसे होगा। n, तो एक तो 20 20 40 होता है। ठीक है, और क्या होता है, और अगर हम बात करें 4 फैक्टर कर देते हैं इसका। ठीक है, तो 400 के फैक्टर करते हैं तो एक तो हो गया 20 गुणा 20, दूसरा हो जाता है 4 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 5, तो 25 25 और 4 को 16, हाँ 25 और 16। ठीक है, तो 25 और इंटू 16 होता है आपका 400। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0। तो n हम कॉमन लेते हैं तो हमें मिलता है n माइनस 25। ठीक है, इधर से माइनस 16 कॉमन लेते हैं तो हमें मिलता है n माइनस 25 बराबर 0। तो दोनों में हम n माइनस 25 कॉमन ले लेते हैं तो हमें बेटा मिल जाता है n माइनस 16 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें n के 2 आंसर मिलते हैं, n बराबर 25, अगर n माइनस 1 0, इन दोनों में से अगर ये 0 है तो n बराबर 25, अगर ये 0 है तो और n बराबर 16। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए बेटा 2 आंसर। अब 2 आंसर क्यों आते हैं, हमेशा याद रखना 2 आंसर क्यों आते हैं। 2 आंसर का अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सही कौन सा होगा कि 25 या 16। अब देखो, अब यहाँ पे है क्या कि यहाँ पे हमेशा जो कम संख्या होगी वही करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा बेटा वो आपका 16 होगा। क्यों होगा, क्योंकि पहले क्या होगा, जैसे 200 हो जाते हैं 16 तक बनते हैं, उसके बाद लट्ठे तो खत्म हो जाते हैं। अब ये जो बाकी आपका 25 आ रहा वो आ रहा है निगेटिव नंबर, क्योंकि लगातार लट्ठे कम हो रहे हैं तो निगेटिव संख्या और माइनस 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 होकर एक बार फिर से वो पहुंच जाता है 200 के बराबर। ठीक है, क्योंकि एक समय तक लट्ठे जो जब जैसे कि हम बता दें कि अगर कोई संख्या, जैसे हम एग्जाम्पल दे दें आपको क्या कि जैसे कि 5 है, ठीक है, प्लस 4 है, प्लस 3 है, प्लस 2 है, प्लस 1 है। ठीक है, उसी तरह से कितना आ रहा, 5 4 9 3 12 आ रहा। सपोज दैट हम यहाँ तक लेते हैं, 5 4 9 3 12, एक बार ये 12 आ रहा है आपका। ठीक है, एक बार 12 ये आ रहा है, सिर्फ 3 पदों का योग। अगर हम नेगेटिव आगे बढ़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस, अब आ जाएगा 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3। तो -1 -2 -3 कट जाएंगे, सॉरी -1 -2 एक बार और अगर आप करोगे तो इसका भी देखोगे आप, सम जो है कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। देखो 5 4 9 3 12, 2 14 और 1 15, और 15 से 1 गए, फिर 14, 14 से 2 गए 12। तो आप लोग देख रहे हो ना निगेटिव चीजें। अब लट्ठे चूंकि संख्या तो निगेटिव हो सकती हैं, बट लट्ठे तो निगेटिव नहीं, लट्ठे एक बार आए और खत्म हो गए यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद तो लट्ठे है ही नहीं ना हमारे पास। तो यानी कि हमेशा ऐसी सिचुएशन में हमेशा जो है आपका लट्ठे जो है वो 16 आएंगे, 25 नहीं आएंगे, क्योंकि 16 के बाद लट्ठों की संख्या हो जाएगी खत्म। निगेटिव ऋणात्मक लट्ठों हो ही नहीं सकती है, निगेटिव संख्याएं हो सकती हैं, बट रियल नंबर यानी नेचुरल नंबर वो जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते हैं। इसलिए इसका आंसर जो है वो 16 होगा। ठीक है, क्लियर। तो 2 आंसर जब भी आए तो एक बार ये जरूर लगा लेना, क्या ये दोनों पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि 16 के बाद ये खत्म हो जाएंगी। ठीक है, चलो अब आप यहाँ पे करके भी देख सकते हो कि 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में होता है, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। अब जब आप दोनों का मान निकाल के लगाओगे, देखो दोनों का मान लगाओगे, एक बार n बराबर 25 रखोगे, एक बार n बराबर 16 रखोगे, तो n बराबर 25 जब रखोगे तो लट्ठों की संख्या ऋणात्मक आएगी, जो कि नहीं हो सकती है। अब n की संख्या जब 16 रखोगे तो अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या धनात्मक आएगी। तो अभी ये क्वेश्चन और बाकी है, इसमें अब आपको क्या करना है, एक बार n बराबर 25 और एक बराबर n बराबर 16 रख के बताना है
कि लट्ठों की संख्या कितनी है, और n बराबर 25 नहीं हो सकता है। क्यों? लट्ठों की संख्या इसमें हो जाएगी ऋणात्मक। आप करके देखोगे, a प्लस n-1 d में ये रख के आप निकालोगे तो इसमें लट्ठों की संख्या जो है वो ऋणात्मक होगी, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। यही आपके आंसर यानी उत्तर का कारण होगा कि n बराबर 16 है, 25 नहीं है। क्यों? जब हम 25 बराबर रखते हैं तो लट्ठों की संख्या ऋणात्मक हो जाती है, जो कि संभव नहीं है, इसलिए n बराबर 25 नहीं हो सकता है। क्लियर? ठीक है, चलो तो यहां तक बेटा ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आज क्वेश्चन कराए हैं। पूरा समांतर श्रेणी वन शॉट में फिनिश हो गया है। तो अब हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, और लगातार ये क्रम जारी रहेगा बिहार बोर्ड लाइव डाउटनेट बिहार बोर्ड पे। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करें। ठीक है, हम लोग फिर से और लगातार वन शॉट लेक्चर्स आपको देते रहेंगे। तो तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, जय हिंद।